तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। हम अब देख रहे हैं 115 तक तो देख लिया था। ओके, 115 में हमारा है वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू सॉलिड मीडियम आर। ठीक है, तो वो हमने देख लिया था कि दोनों में ट्रैवल कर सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव भी ट्रैवल कर सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 की इफ़ द वेव गाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्क्वायर वेव गाइड। ठीक है, ये है कि इफ़ द वेव गाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्क्वायर वेव गाइड विद TE11 प्रोपोगेशन मोड। ठीक है, प्रोपोगेशन मोड दिया है TE11 इज ग्रेजुअली डिफॉर्म इनटू अ सर्कल, देन द करस्पॉन्डिंग सर्कुलर वेव गाइड मोड विल बी। कुल मिला के बात यह है कि रेक्टेंगुलर में वो मोड दे रहा है TE11, उसने कहा है कि इसको डिफॉर्म करके इस रेक्टेंगुलर को उसने सर्कुलर बना दिया है। अब हमारा कौन सा मोड होगा, तो जो TE11 है वो हमारा TE21 में चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा M है वो 1 से 2 में चेंज हो जाएगा, ये हमें याद रखना है बस। ओके, M जो है वो 1 से 2 में चेंज हो जाएगा, तो TE11 हमारा TE21 हो जाएगा। तो ये याद रखने वाला है, फैक्ट है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि एट द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी द फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव गाइड इज। सो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC पे बात हो रही है कि हमारी जो फेज वेलोसिटी है VP वो हमारी कितनी, वो इन्फिनाइट हो जाएगी। ओके, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे फेज वेलोसिटी VP हमारी इन्फिनाइट हो जाएगी, ये याद रखना है। ISRO के दोनों क्वेश्चन हैं 2013 के, ये 16 वाला भी और 17 वाला भी। उसके बाद आते हैं वो यहाँ से है कि ये जो VP का फॉर्मूला होता है C/√1 - C/2AF का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है VP का। अगर किसी को नहीं पता तो F को FC रखा कट ऑफ वेवलेंथ, और F की जगह फिर C/2A भी रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि C/2A तो पहले से ही है, और ये जो F है इस F की जगह हमने फिर से यही रख दिया है। तो यहाँ C से C गया, 2A से 2A गया, तो ये 1 - 1 हो गया, और ये हमारा C/0 इन्फिनाइट आ गया। तो VP हमारा इन्फिनाइट आ गया। अच्छा, वो क्यों आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि F हमारा FC है, और F हमारा FC है तो मतलब ये F हमारा C/2A है, तो इस वजह से तो VP हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा अगर F FC हो जाएगा, कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। तो फिर आता है TE10 इज द डोमिनेंट मोड और रेक्टेंगुलर वेव गाइड बिकॉज दिस मोड हैज़, ये डोमिनेंट मोड है क्योंकि इसके पास हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ होती है। और इसका ये भी और भी मतलब है कि अगर किसी भी तरीके से सर्कुलर वेव गाइड में जो होता है या क्वाजी TEM होता है एक उसमें माइक्रोस्ट्रिप लाइन में, तो वो ही डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि उन मोड की ही हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ होगी। मतलब डोमिनेंट होने के लिए आपका हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ होना ज़रूरी है। तो एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और रेक्टेंगुलर के लिए TE10 क्यों है, क्योंकि इसी का हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ है। मोड नहीं, कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ होनी ज़रूरी है। उसके बाद VP और VG के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा। VP इंटू VG जो होता है इनका प्रोडक्ट होगा वो VC स्क्वायर के जो वेलोसिटी हमारी C वाली है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये पॉइंट है, याद रखना है। बाकी जो VP क्या होता है वो ω/k के इक्वल होता है, और VG उसी का डिफ्रेंशिएशन dω/dk के इक्वल होता है। ये ग्रुप वेलोसिटी है, VP हमारा फेज वेलोसिटी है। फिर 120 पे आते हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो हमें बताना है। तो पहला ये है कि द वेवलेंथ ऑफ अ वेव प्रोपोगेटिंग इन अ वेव गाइड इज ग्रेटर देन द फ्री स्पेस। तो अगर वेव गाइड में हमारी कोई वेव ट्रैवल कर रही है एज कम्पेयर टू फ्री स्पेस, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारी ज़्यादा होगी, ये हमें याद रखना है। ओके, तो ये हो गया वेव गाइड अगर वो ग्रेटर होगी, इसको मैं फिर से हटा के दिखाता हूँ कि एक्चुअली में कहना चाह रहा वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर होगी अगर कोई वेव गाइड में ट्रैवल कर रहा है एज कम्पेयर टू फ्री स्पेस। यही चीज़ है, देखो ये वेवलेंथ हमारा वेव गाइड की ज़्यादा है, वेवलेंथ हमारा फ्री स्पेस से, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 120 का B। उसके बाद आते हैं 124 पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव प्रोपोगेटिंग इन अ हॉलो मेटल वेव गाइड। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो फेज वेलोसिटी हमारी क्या दिखाया है कि VP ग्रेटर देन C। तो VP हमारा C से ज़्यादा है, ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द फ्री स्पेस। तो ये कह रहा है कि अगर वही बात है कि फेज जो हमने ऊपर देखा कि वेवलेंथ हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, तो फेज वेलोसिटी जो है वो हमारी C से ज़्यादा है हमारा, अगर हॉलो मेटल वेव गाइड में एक वेव ट्रैवल कर रही है तो। ठीक है, हमेशा ग्रेटर वाला ही चूज़ करना है। तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं वेव गाइड विद, ठीक है, 121 पे वेव गाइड्स आर यूज्ड मेनली फॉर माइक्रोवेव सिग्नल बिकॉज। तो वेव गाइड ही माइक्रोवेव सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों है, तो वो हमें बताना है ऐसा क्यों है।
दे वुड बी टू, ऑप्शन डी पे आते हैं कि दे वुड बी टू बल्कि एट लोअर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, मतलब ये उल्टा पूछना चाह रहा है कि वेव गाइड को माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे ही क्यों यूज़ करते हैं, मतलब माइक्रोवेव सिग्नल माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी होता है, तो क्योंकि वो काफ़ी बल्कि हो जाती है लो फ्रिक्वेंसी पे। इसका आंसर ये इस तरीके से दे रहे हैं, दे वुड बी टू बल्कि एट लोअर फ्रिक्वेंसीज, ये आंसर दिया है। मतलब ये नहीं पूछ रहा कि माइक्रोवेव के लिए वेव गाइड के यूज़ करता है, ये उल्टा पूछ रहा है कि वेव गाइड को ही, मतलब को माइक्रोवेव पे ही क्यों यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे यूज़ करेंगे तो वो बल्कि हो जाएंगे, सीधा सा ये आंसर है इसका। उसके बाद 125 में आते हैं कि इन अ सर्कुलर वेव गाइड द डोमिनेंट मोड इज, डोमिनेंट मोड हमारा क्या होगा, जो TE11 इज द डोमिनेंट मोड है सर्कुलर वेव गाइड में। ठीक है, सर्कुलर के लिए TE11 और रेक्टेंगुलर के लिए TE10। और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन वेव गाइड, वेव गाइड में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो TEM मोड जो होता है वो हमारा वेव गाइड में एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद आता है 122 की टॉप लीडिंग इज यूज विद एन एंटीना इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स। तो एक चीज़ है टॉप लीडिंग, तो टॉप लीडिंग को एंटीना के संग यूज़ करते हैं, तो किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी इफेक्टिव हाइट को बढ़ाने के लिए, एंटीना की इफेक्टिव हाइट को बढ़ाने के लिए टॉप लीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है 127। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ डुअल डायरेक्शनल कपलर इज कनेक्टेड इन अ माइक्रोवेव रिफ्लेक्टोमीटर मेजरमेंट सेटअप, पूरा एक सेटअप बना रखा है, उसमें एक डुअल डायरेक्शनल कपलर हमने जोड़ दिया। द रीडिंग ऑफ द पावर मीटर ऑफ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज, ठीक है, पावर मीटर की रीडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये पावर की रीडिंग 100 मिली वॉट है, एंड द रिवर्स डायरेक्शन इज 4 मिली वॉट। तो दो रीडिंग है पावर की, ओके, एक 100 मिली वॉट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक हमारा 4 मिली वॉट है रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है। अब वो पूछ रहा है कि द VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ठीक है, क्या पूछ रहा है, VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, तो ये पूछ रहा है। यहाँ पे हमें ये लगाना है कि जो P ये टर्म है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ओके, ये तो ये किसके इक्वल होगा, ये PR अपॉन PI के इक्वल होगा, मतलब P रिवर्स अपॉन P फॉरवर्ड के इक्वल होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये है क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ती है हमें VSWR निकालने के लिए। और ये किसके इक्वल है, ये हमारा ये P रिवर्स और P फॉरवर्ड के इक्वल है, तो 4/100। तो इसने क्या बना दिया हमारा 1/5, सॉरी, ये इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये जो है इसका स्क्वायर, मैं अलग उससे दिखाऊं तो ये इसका स्क्वायर इक्वल है इसके। जब इसका स्क्वायर इक्वल है इसके तो ये 1 क्या दे देगा, 4/100 क्या दे देगा 25, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करके ये दे देगा 1/5। अब इसने हमें ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया 1/5। अब VSWR का जो फेमस फार्मूला होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो फार्मूला है कि 1 प्लस हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड और 1 माइनस हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि 1 प्लस 1/5 और 1 माइनस 1/5, माइनस नीचे होता है, ये याद रखेंगे। तो इससे सॉल्व होकर आ गया हमारा 1.5। ओके, ये तो इसलिए आंसर हो गया 1.5। तो यहाँ पे जो दोनों पावर दिए थे, पावर का रेशियो और उसका रूट करके हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिल जाएगा तो 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपॉन 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारा VSWR बना देगा। फिर आते हैं 123 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीना इज बैक एक्साइटेड फ्रॉम अ वेव गाइड। तो वेव गाइड से अगर रिलेटेड बात करेंगे तो हमारा हॉर्न एंटीना सबसे बेस्ट होता है। अगर हम वेव गाइड की बात करते हैं कि वेव गाइड से सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्साइट होता है हमारा एंटीना, वो है हॉर्न। आगे बढ़ते हैं, अब आता है माइक्रोवेव कंपोनेंट्स पे। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ अ सिलिकॉन शॉर्टकी डायोड इज हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग PN जंक्शन डायोड। तो ये सीधे से ये पूछ रहा है कि सिलिकॉन शॉर्टकी डायोड की क्या चीज़ नॉर्मल PN जंक्शन डायोड से ज़्यादा होती है। तो रिवर्स लीकेज करंट जो होती है वो उसकी हायर होती है नॉर्मल PN जंक्शन डायोड से, अगर सिलिकॉन शॉर्टकी डायोड की बात करते हैं तो। मतलब यहाँ पे क्या है, ये डायोड का पार्ट आ रहा है, मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वाला ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी माइक्रोवेव नहीं है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या रहा है, पहले देख लेते हैं इधर ही ऊपर का, कि फॉर द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मेजर, ठीक है, MESER मेजर चीज़ है एक, तो उसके प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज द मटेरियल यूज्ड इज। तो मेजर के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, तो TiO2 यूज़ करेंगे, टाइटेनियम ऑक्साइड विद स्लाइट डोपिंग ऑफ आयरन। तो टाइटेनियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा सा आयरन मिला देंगे। तो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो TiO2 प्लस हमारा Fe आयरन, तो मेजर के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ये याद रखना है। ओके, तो ये मेजर के लिए हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं,
129 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कांट बी यूज एज अ माइक्रोवेव ऑसिलेटर। तो माइक्रोवेव ऑसिलेटर के लिए हम क्या यूज़ नहीं कर सकते, ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इम्पेट को यूज़ कर सकते हैं, ट्रैपेड, बैरेट, ये सब अलग तरीके के डायोड हैं, ये सारे डायोड हैं बट अलग तरीके के। पीएन जंक्शन डायोड को हम यूज़ नहीं कर सकते, वो तो हमारा सिंपल डायोड है, तो वो कहाँ माइक्रोवेव में ऑसिलेटर की तरह यूज़ होगा। उसके बाद 132 पे कि ना माइक्रोवेव ओवन हीटिंग इज डन। जो ओवन माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें हीटिंग हम किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो वो हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है। ओके, फिलामेंट हीटिंग तो हमारा हीटर में होती है, इलेक्ट्रिकल हीटर में। रजिस्टिव हीटिंग तो नॉर्मली होती है वायर में, और इंडक्शन हीटिंग तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की मदद से हम माइक्रोवेव ओवन में खाने को गर्म कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, पहले 130 ही देख लेते हैं चलो। क्या रडार सिस्टम यूजेस मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन का यूज़ किया है एज हाई पावर आरएफ सोर्स। इट्स ट्रांसमीटर एमिट 300 किलोवाट, आरएफ पावर है 10% ड्यूटी फैक्टर। तो उसका ट्रांसमीटर जो है, ठीक है, एक मैग्नेट्रॉन डिवाइस है, उसका एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर 300 किलोवाट आरएफ पावर को एमिट करता है 10% ड्यूटी फैक्टर के साथ। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द रडार ट्रांसमीटर ड्यूरिंग पल्स इज 60%, उसकी एक पल्स के दौरान उसकी एफिशिएंसी 60% है। एंड द पावर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पल्स ऑफ द पीरियड, उस पीरियड में मतलब जो पल्स का पीरियड है उसमें जितनी पावर चाहिए वो 1 किलोवाट चाहिए। द एवरेज पावर डिसिपेशन इन द रडार इज, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ISRO का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पी टोटल दिया है हमको 300 किलोवाट। पी टोटल क्या हो गया, एक तो पी पीक हो गया जो हमारा यूज में आ रहा है, एक पी ऑफ हो गया। तो पी पीक हमको निकालना है, पी टोटल हमको दिया है, और ये जो 1 किलोवाट दिया है कि पावर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पल्स, ये हमारा पावर उस जगह चाहिए, हमारा ट्रांसमिशन में नहीं आ रहा है, ये पी ऑफ में आ जाएगा 1 किलोवाट। तो पी पीक जो होगा वो हमारा 299 किलोवाट आ गया। मतलब क्वेश्चन में देखो ये दिख रहा होगा, एक 300 किलोवाट दिया है, एक हमारा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये दोनों जो मैंने अभी मिटाया 300 और 1 किलोवाट हमें दिया है। तो 300 टोटल है, एक हमारा किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमारा बचा कितना, 299 किलोवाट। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है कि पी एवरेज का फॉर्मूला है वो हमारा ये ऊपर वाला फॉर्मूला है कि पी एवरेज इज पी पीक इंटू ड्यूटी साइकिल। कितनी ड्यूटी साइकिल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पी पीक को, वो हमारा पी एवरेज दे देगा। तो ये हमारा 10 ड्यूटी साइकिल 10% मतलब 10/100। तो यहाँ पे ये जो चीज़ थी 60% एफिशिएंसी, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, मेन चीज़ ये है। तो ये जो 299 किलोवाट है, तो इसमें 299 × 10⁻³ इससे कर देंगे, तो ये 29.9 किलोवाट हो जाएगा हमारा। ओके, तो बहुत इजी है, क्या किया है, 300 - 1 299 बटा हमारा 10, और ये किलोवाट तो रहेगा ही, तो 29.9 आ गया, बस इतने से हमारा आंसर आ गया 29.9 किलोवाट। अब ऑप्शन में क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब उसकी 20.9 किलोवाट ही, इसलिए ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 133 पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे क्या है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो घट रही है, तो सबसे पहले हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, ठीक है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला हो गया पहला, और फिर हमारा लोएस्ट वाला हो गया। तो एक्सरे से हमारा घटता है, तो एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक्सरे के और ऊपर गामा रेज आ जाता है, तो हमारा जो एक्स रेज है, ठीक है, रेज वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है पर उनकी वेवलेंथ कम होती है। इधर पहुँचे तो हमारा माइक्रोवेव आया और हमारा रेडियो वेव आया। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि जो वेव्स वाली चीज़ें होती हैं, वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी कम होती है पर उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये टेबल होती है, ऊपर से नीचे चलेंगे, इन्हीं के बीच में हमारा विजुअल लाइट आ जाता है। तो एक्स रेज के बाद यूवी रेज, ठीक है, एक्स रेज, यूवी रेज, ओके, इंफ्रारेड रेज, ये रेज हैं, फिर हमारा माइक्रोवेव पहुंचा, इसके बाद इंफ्रारेड है, फिर हमारा माइक्रोवेव, फिर रेडियो। तो ये हमारा है फ्रीक्वेंसी का। अगर वेवलेंथ के हिसाब से पूछेगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा कि रेडियो वेव की वेव्स की हमारी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा देखो याद करने का तरीका, रेडियो वेव्स में वेव है, वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो अगर वेवलेंथ के हिसाब से पूछेगा तो जिसमें वेव्स आता है उसको आप सबसे ऊपर लिखोगे, तो रेडियो वेव, फिर माइक्रो, फिर रेज पे आओगे। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो रेज वाली ज़्यादा होती है, एक्स रेज सबसे ज़्यादा, फिर यूवी रेज, फिर इंफ्रारेड रेज। इस तरीके से ये हमारा रिलेशन हो गया, और बीच में हमारा विजुअल भी आ जाता है। उसके बाद मैजिक टी आता है कि मैजिक टी क्या है। मैजिक टी इज़ अ 4 पोल जंक्शन, तो एक तरीके का जंक्शन, इसमें 4 पोर्ट होते हैं, हमें बस ये याद रखना है। इसमें 2 मतलब H और E प्लेन टी जो होती है उनको मिला के मैजिक टी को बनाया जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे 137 पे कि अनअटेन्यूएटेड रेडिएशन फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ।
ओके, ऑफ अ क्वार्टर वेव मोनोपोल विल एग्जिस्ट इफ द अर्थ सरफेस इज, तो वो कह रहा है कि अनअटेन्यूएटेड रेडिएशन फील्ड एग्जिस्ट करेगी, वो भी कैसी, क्वार्टर वेव मोनोपोल वाली, अगर अर्थ सरफेस जो हमारा परफेक्टली कंडक्टिंग होगा तब। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वार्टर वेव मोनोपोल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, क्वार्टर वेव मोनोपोल। तो क्वार्टर वेव मोनोपोल वाली हमारी रेडिएशन फील्ड एग्जिस्ट करेगी जब हमारा अर्थ का सरफेस कैसा होगा, परफेक्टली कंडक्टिंग होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि परफेक्टली कंडक्टिंग के लिए हमारा क्वार्टर वेव मोनोपोल टाइप की वेव्स वहाँ एग्जिस्ट करेंगी। उसके बाद आगे चलते हैं 135 पे कि वाई ब्रॉड बैंडिंग इज अ माइक्रोवेव ट्रांसमीटर RF एम्पलीफायर इज डिफिकल्ट। तो ब्रॉड बैंडिंग हमारी एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर RF एम्पलीफायर में मुश्किल है बिकॉज ऑफ शंट कैपेसिटेंस लोडिंग इफेक्ट की वजह से। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक जो वर्ड है ब्रॉड बैंडिंग, ओके, ये वर्ड है ब्रॉड बैंडिंग, तो ब्रॉड बैंडिंग हमारा मुश्किल है, ओके, उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क है। तो किसकी वजह से, तो बिकॉज ऑफ शंट कैपेसिटेंस लोडिंग इफेक्ट की वजह से। लोडिंग इफेक्ट वो भी कौन सा वाला, शंट कैपेसिटेंस वाला। इसको मैं अगर दो पार्ट में लिखूँ तो लोडिंग इफेक्ट अलग हो गया और शंट कैपेसिटेंस हमारा अलग हो गया, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन रिपीटर स्टेशन, ठीक है, ये जो पूरा है इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना, केवल इतना याद रखना है डिस्टेंस बिटवीन रिपीटर स्टेशन। तो रिपीटर स्टेशन लगभग हर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओके। तो बस इतना ही है 136 पे कि रिपीटर स्टेशन हर 40 किलोमीटर पे हमारे लगाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे कि इफ़ द मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर AE ऑफ अ रेडिएटिंग स्मॉल लूप कांस्टेंट करंट इज, तो एक स्मॉल लूप टाइप का है जिसमें कांस्टेंट करंट है, उसका AE कितना 3.32 पाई मीटर स्क्वायर। ये अपर्चर, इफेक्टिव अपर्चर या फिर एरिया। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ये हमको दिया है केवल, ठीक है, ये दिया है और हमसे वेवलेंथ पूछा है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा कि अपर्चर जो होता है वो हमारा, या फिर इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि 4 पाई और AE हमारा जो है वो हमारा लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से 4 पाई उधर चला जाएगा, तो 4 पाई को मैं अलग ही लिख दूँ, तो 4 पाई हमारा हो गया इधर 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे हमें इसको AE को उसकी जो वैल्यू गिवन है उसके इक्वल लग देना है, यहाँ 4 पाई से कट जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर आ गया 3/8, या फिर हमारा सॉल्व होके आ गया ये कुछ इस तरीके का कि 612, ये सबसे इक्वल हो गया 500 मिलीमीटर के, तो 500 मिलीमीटर हमारा आ गया। तो ISRO के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस बहुत हार्ड भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला ये है, मैंने अलग से लिख के दिखाया कि AE जो है वो हमारा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई के इक्वल है। AE क्या है, इफेक्टिव अपर्चर। उसके बाद ये पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ अ केबल इज अबाउट, तो एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस केबल का पूछ रहा है कितना होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का मतलब होता है √L/C। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जिसको ZC से डिनोट करते हैं वो √L/C के इक्वल है। तो एक केबल का लगभग 50 के अराउंड होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है और फैक्ट है कि केबल का हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस लगभग 50 के अबाउट होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि आइसोट्रोपिक रेडिएटर की बात आती है कि फॉर एन आइसोट्रोपिक रेडिएटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R इज मेजर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको दे दी 3 वोल्ट पर मीटर। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3R, मतलब वो कह रहा है कि R पे इतना है तो डिस्टेंस 3R पे कितना होगा। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है वो लगभग याद ही होना चाहिए सबको, वेद, ठीक है, V = E/d, मतलब याद करने के लिए वेद, जो वेदास होते हैं, ठीक है, वो सारे, तो वहाँ से ही फॉर्मूला याद होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहीं से अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड दी हैं और मतलब एक हमें E1 है, तो E1 के सामने क्या होगा आपका D2 और D1 नीचे होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे E2 है, अब इसी E1 से E2 से हमें निकालना है, हमें E2 को ही निकालना है। अगर मैं इन सबको हटा दूँ, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे E2 को ही निकालना है तो E1/D2 × D1, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो E1 है 3 है और D1 है R और ये क्या है 3R, तो इससे सॉल्व होके E2 क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है। न्यू फील्ड जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो 1 वोल्ट पर मीटर होगी ओनली, तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने भी यही चीज़ करी है कि E1R2 = E2R2, ये E1R1 है, R2 नहीं है, ओके। तो ये चीज़ करी, ये इन्होंने यही निकाला कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R या फिर D, मतलब D और R एक ही चीज़ डिस्टेंस है, तो 1 वोल्ट पर मीटर आ गया हमारा यहाँ पे।
फिर बात करिए नेक्स्ट कि द डुप्लेक्सर इज यूज टू अलाउ वन एंटीना फॉर रिसेप्शन और ट्रांसमिशन विदाउट म्यूचुअल इंटरफेरेंस। तो डुप्लेक्सर में क्या होता है या डुप्लेक्सर टाइप में क्या होता है कि एक एट अ टाइम, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट अ टाइम एक ही समय में तुम भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि टू अलाउ वन एंटीना, केवल एक ही एंटीना रिसेप्शन भी कर सकता है और ट्रांसमिशन कर सकता है विदाउट म्यूचुअल इंटरफेरेंस। तो बिना म्यूचुअल इंटरफेरेंस के हमारे डुप्लेक्सर में एक एंटीना दोनों काम कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 142। इन द गिवन फिगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड इज। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमने क्या देखा था, ये जो टाउ होता था, ये टाउ एल करके लिख दिया, तो ये हमें बताना है लोड पे। तो ये हमारा है, ये हमारा आर एल की तरह काम करेगा, या जेड एल बोले, आर एल बोले या जेड एल बोले, जेड एल। ये जेड नॉट हमें दिया है 100 ओम, तो इसके थ्रू निकालना है। तो जो पी है हमारा, इसको ने पी बोला है या इसको टाउ भी बोल सकते हैं, इसको टाउ या टाउ एल के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये पी और ये एक ही चीज़ है। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की ही बात कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला सीधे से हमारा जेड एल माइनस जेड नॉट और हमारा जेड एल प्लस जेड नॉट। और जो हमने वी एस डब्ल्यू आर निकाला था वहाँ पे हमने क्या देखा था, तो वहाँ पे 1 प्लस टाउ और 1 माइनस टाउ दिखा था। वहाँ पे माइनस नीचे होता था या माइनस ऊपर है। तो ये हमारा 100 माइनस 25 या सॉरी जेड एल माइनस जेड एल पहले है ना, तो 25 माइनस 100 और 25 प्लस 100, तो ये माइनस 0.6 दे दिया इसने, माइनस 75 अपॉन 125। तो इन्होंने तो कभी इसको ई दिखाया, कभी कुछ सब है, छोड़ो। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो कुल मिला के बात कर रहा है तो माइनस 0.6 आ गया इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेड एल और जेड ओ वाला। उसका नेक्स्ट की बात करते हैं कि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन LOS रिक्वायर्स ट्रांसमिट एंड रिसीव एंटीनाज टू फेस ईच अदर। मतलब लाइन ऑफ साइट का ये मतलब कि अर्थ कर्वेचर अगर ये लगा है तो ये एंटीना है और ये एंटीना है, मतलब ये दोनों एंटीना एक दूसरे को फेस कर रहे हो। अगर कुछ ऐसा है कि एक तो एंटीना यहाँ लगा है और एक एंटीना यहाँ लगा है, तो ये दोनों कभी एक दूसरे को ये इसको फेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट में नहीं है, ये LOS में है। तो कुछ इस तरीके से है कि रिसीव एंटीना टू फेस ईच अदर इफ द ट्रांसमिट एंटीना इज वर्टिकली पोलराइज। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, लाइन ऑफ साइट का आता है, और वो उसका क्या मतलब है कि दोनों एंटीना एक दूसरे को वो करना चाहिए, तो दोनों का जो पोलराइजेशन है वो भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है समझने की। तो वो कह रहा है कि ट्रांसमिट एंटीना जो है तो वो वर्टिकली पोलराइज है फॉर द बेस्ट रिसेप्शन के लिए। तो एंटीना रिसीव एंटीना कैसा होना चाहिए, तो वो भी हमारा वर्टिकली पोलराइज्ड ही होना चाहिए, सेम। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस यही कि सेम होना चाहिए, तभी हमारा बेस्ट रिसेप्शन हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द गेन का फॉर्मूला ऑफ एन एंटीना ऑफ इफेक्टिव एपर्चर एरिया, ठीक है। ए और जी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो गेन हमारा क्या है, गेन इक्वल टू 4πA अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये इस तरीके से है, जी इक्वल टू 4πA अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ए हमारा इफेक्टिव एरिया है और जी हमारा गेन है। तो ये चीज़ है। बाकी बोले तो जी हमारा ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और नीचे लैम्डा स्क्वायर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जी इक्वल टू 4πA अपॉन लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 10 वाट RF पावर इज ट्रांसमिटेड विद अ सर्कुलर पोलराइज एंटीना हैविंग गेन ऑफ 10 dB। तो 10 वाट का RF पावर है, 10 dB का गेन है। रिसीविंग एंटीना हैज वर्टिकल पोलराइजेशन, ठीक है। वहाँ पे सर्कुलर था, यहाँ वर्टिकल पोलराइजेशन है। द पाथ लॉस इज, ठीक है, यहाँ पे पाथ लॉस 100 dB है। द रिसीविंग सिग्नल इज, पाथ लॉस है 100 dB, जो पाथ में लॉस हो जाएगा। और हमें अब बताना है कि रिसीविंग सिग्नल हमारा क्या होगा। तो PR जो है रिसीविंग dB में, तो उसमें क्या है कि जितना पाथ लॉस है उसको तो घटाओगे आप, फिर PT इंटू GT करना है हमें कि जितनी पावर वहाँ से आ रही है और उसका जितना गेन है dB में। तो जो GT है 10, तो उसका हमें निकालना पड़ेगा। ये GT 10 है और PT भी हमारा 10 ही है, तो उसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 10 100 दे देगा। तो ये जो PT GT dB में अगर बात करेंगे तो ये हमारा 10 log 100 होगा। मतलब ये हमने विदाउट उसके निकाला है, बिना dB के, उसको बाद में dB किया है। मतलब PT GT विदाउट dB जो है ये है, PT GT विदाउट dB, ये पूरी लाइन ये 100 दे रहा है। अब हमें उस 100 पे dB का फॉर्मूला लगाना है, जो कि 10 log 100, ये हमें दे रहा है 20 dB। तो 20 dB में से 100 को घटाएंगे तो माइनस 80 dB आ जाएगा। ओके, तो माइनस 80 dB वॉट हमारा आंसर आ गया रिसीविंग का। अब यहाँ पे था क्या कि माइनस हमें पाथ लॉस 100 dB तो घटाना ही घटाना था। बात ही ये थी कि वहाँ पे पहुँच कितना पा रहा है ट्रांसमिटिंग साइड से। ट्रांसमिटिंग साइड में दो चीज़ें दी हैं, एक तो पावर दिया है 10 वाट, एक हमें गेन दिया है 10 dB।
तो उसी 10 वाट और 10 dB को जब सॉल्व कर आके लाएंगे तो वो हमारा 20 dB बनेगा ओनली। तो 20 - 100 हमारा आ जाएगा -80 dB। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। उसके बाद बात कर रहा है नेक्स्ट 146 की, इफ अ वर्टिकल डायपोल एंटीना इज यूज इन कंजक्शन विद अ लूप एंटीना फॉर डायरेक्शनल फाइंडिंग द फील्ड पैटर्न ऑब्टेन विल बी। तो यहाँ पे कुल मिला के पूछ रहा है कि वर्टिकल डायपोल एंटीना अगर है तो फील्ड पैटर्न कैसा होगा, तो कुछ इस तरीके का सर्कुलर होगा, बस ये याद रखना है। ओके, फील्ड पैटर्न रिंग टाइप का होगा। तो ये कब की है, वर्टिकल की है, वर्टिकल डायपोल एंटीना, ठीक है, वर्टिकल डायपोल एंटीना की। तो फील्ड पैटर्न हमारा होगा कुछ इस तरीके का। उसके बाद फिर 150 पे आते हैं कि इफ़ इन अ मोनोस्टैटिक रडार, एक रडार है मोनोस्टैटिक टाइप का, इफ़ द एंटीना अपर्चर इज डबल्ड देन द रडार रेंज विल बी। अगर एंटीना का अपर्चर हम डबल कर देते तो रडार का रेंज कितना बढ़ेगा, तो √2 टाइम बढ़ेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है रडार रेंज का PR, PT/GT, ये सिग्मा एंटीना का अपर्चर अपॉन 4πr² का होल स्क्वायर, ये है। जहाँ पे GT का अलग फॉर्मूला है 4πA∁ λ², ये सब फॉर्मूले रख रखा के यहाँ पे जो मेन रिलेशन आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपर्चर का एरिया है वो हमारे जो रेंज है उसके ये इसका स्क्वायर इसके पावर 4 के इक्वल होता है, या बोले कि अपर्चर हमारा रेंज के स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर रेंज बोले तो हमारा मतलब प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ अपर्चर के। ओके, अपर्चर के रूट के इक्वल है। अब यहाँ से हमारा रिलेशन निकला कि अपर्चर को हमने 2 गुना बढ़ाया है तो हमारा रेंज उसका √2 टाइम्स बढ़ेगा। तो ये हमारा जो रिलेशन है फाइनल ये वाला कि जो रेंज है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ कि जो रेंज है, रेंज हमारा अपर्चर के रूट के हमारे इक्वल है, प्रोपोर्शनल है या तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो हमने अपर्चर को 2 गुना बढ़ाया तो रेंज हमारा √2 टाइम बढ़ेगा, अपर्चर को 4 गुना बढ़ाया तो हमारा रेंज 2 टाइम्स बढ़ेगा। फिर आते हैं 147 पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन बाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन बाई इलेक्ट्रॉन वाइल ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट ऑफ -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू अदर ऑफ -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 2 स्टेट है, एक एनर्जी स्टेट -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरी -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक रेंज से दूसरे में जा रहा है तो हमें बताना है कि क्या होगा, हमारा वेवलेंथ क्या होगा एमिटेड रेडिएशन का, वो हमें बताना है। ओके, तो EG जो है हमारा माइनस मतलब बैंड गैप कितना, -5 से -15 माइनस कर देंगे, मतलब फाइनल वाले से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देगा। मतलब हमेशा लॉजिक यही करते हैं कि फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगता है कि λ = 1.24/EG माइक्रोमीटर। आंसर हमारा माइक्रोमीटर में ये वेवलेंथ देगा। ओके, तो 1.24/EG, EG 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो, और ये 10 लगा देंगे और ये हमारा माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। ओके, तो ये सॉल्व कर आके हमें देगा ये 1240 और एंगस्ट्रॉम, मतलब वही आ गया कि भाई 1240 × 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है। तो 1240 एंगस्ट्रॉम आंसर है, एंगस्ट्रॉम में थे सारे इस वजह से, तो ये 1240 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो यहाँ पे 1.24 जो फार्मूला है 1.24/EG ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला लगेगा हमारा। EG हमको निकालना है, 2 स्टेट का डिफरेंस क्या होगा वो हमने निकाल दिया, 150 हमने कर दिया है। उसके बाद आते हैं 151 पे कि गेन ऑफ अ रडार ट्रांसमिटिंग एंटीना इज। तो एक रडार ट्रांसमिटिंग एंटीना मतलब रडार में जो ट्रांसमिशन कर रहा है उस एंटीना का गेन कितना है, तो उसका रिलेशन लगभग पूछा गया है कि मच हायर देन द रडार रिसीविंग एंटीना। तो जो ये मतलब 2 चीज़ों के बीच में पूछ रहा है, एक तो रडार ट्रांसमिटिंग एंटीना और एक रडार रिसीविंग एंटीना, तो उनके बीच में गेन का रिलेशन पूछ रहा है। तो हमेशा जो हमारा ट्रांसमिशन वाला है उसका गेन ज़्यादा होगा रिसीविंग वाले से, ये हमें याद रखना है, ठीक है। मच हायर देन द रडार रिसीविंग एंटीना, ये याद रखना है रडार के अंदर। फिर इधर है 152 की रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का सीधे से डेफिनेशन है, फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। उसके बाद यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है जैसा ऊपर था कि इफ़ द रेंज ऑफ रडार इज डबल्ड, रडार की रेंज 2 गुना कर दी, द पीक ट्रांसमिट पावर ऑफ द रडार हैज़ टू बी। तो पावर हमारा कितना हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में जो हमने ऊपर अपर्चर और रेंज के बीच में रिलेशन दिखा था, ये रेंज और अपर्चर के बीच में रिलेशन है, यहाँ पे हमारा पावर और रेंज के बीच में है। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि पावर हमारा रेंज के 4 टाइम, रेंज की पावर 4 टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब यहाँ पे हमने 2 गुना अगर रेंज को बढ़ा दिया तो हमारा जो पावर है वो 16 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 16 है, 2 की पावर 4, तो 16 टाइम बढ़ जाएगा। तो ये याद रखना है कि पावर हमेशा रेंज के 4 गुना ज़्यादा प्रोपोर्शनल है।
और ऐसे ही हमारा अपर्चर जो है वो रेंज के रूट के प्रोपोर्शनल है, मतलब रेंज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो अपर्चर है वो रेंज के स्क्वायर रूट को दर्पेजेंगे तो रेंज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। पावर रेंज के 4 टाइम्स प्रोपोर्शनल है, अगर रेंज को एक वो रेफरेंस मान के चलें तो, ठीक है। अपर्चर रेंज के स्क्वायर और पावर रेंज का 4 टाइम्स प्रोपोर्शनल है। अब बीच में एक क्वेश्चन बच गया 148 कि इफ आर रडार ट्रांसमीटर हैज़ PRF ऑफ 1500 PPS ओके एंड अ पल्स विद ऑफ 1 माइक्रोसेकेंड इट्स ड्यूटी साइकिल इज। तो अगर हमें ड्यूटी साइकिल पूछा है और हमें क्या क्या दिया है, एक तो PPS दिया है या एक पल्स विद दिया है और एक PRF दिया है, पल्स रिपीटिशन फ्रिक्वेंसी। तो ड्यूटी साइकिल पल्स विद इंटू पल्स रिपीटिशन फ्रिक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया 1500 और 1 माइक्रोसेकेंड, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आया ये 0.0015। तो ये हमारे ड्यूटी साइकिल आ गई, ठीक है। दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है ड्यूटी साइकिल, PRF और हमारा पल्स विद। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट 153 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन एरोप्लेन टू मेजर इज हाइट। हाइट मेजर करने के लिए हमेशा ज़्यादातर ऑल्टीमीटर को यूज़ करते हैं, डिवाइस होती है ऑल्टीमीटर। तो हाइट से रिलेटेड यही डिवाइस यूज़ होती है। तो एरोप्लेन में उसकी हाइट मेजर करने के लिए रडार ऑल्टीमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन डी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार रिसीव्स एन एको फ्रॉम अ टारगेट ऑफ 20 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। एक टारगेट से उसको एको मिलता है 20 माइक्रोसेकेंड आफ्टर सेंडिंग द सिग्नल। मतलब कि अगर मान लो ये आपका टारगेट है, ये टारगेट है और आपका यहाँ एंटीना लगा है, यहाँ से आपने सिग्नल भेजा, तो सिग्नल का जाने का टाइम और उससे वापस आने का टाइम, ये पूरा टाइम आपका 20 माइक्रोसेकेंड है। मतलब इसमें दोनों चीज़ इन्वॉल्व हो गई, जाना और आना। तो रिसीव करने में इतना टाइम लगा था। अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ द टारगेट इज, तो अप्रॉक्सीमेट रेंज हमको बतानी है। तो रेंज का फॉर्मूला है हमारा CT/2, जितना टाइम लगा उसमें हमारा ये जो स्पीड है लाइट की अपॉन 2, उसका आधा क्यों किया वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो टाइम लगा ये दोनों उसमें लगा है। तो डिस्टेंस कितना होगा, हमें तो एक बार का देखना है ना, जितने में जाने में लगा या तो आने में लगा। तो 2 से डिवीजन किया, ये तो समझ में आ गया क्यों किया। और C/T मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो ईजी है, मतलब डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। और क्योंकि ये जो हमारा टाइम है ये 2 टाइम्स का, तो इस टाइम का आधा लेना है हमको, ओके। तो ये V/T/2 हो जाएगा या फिर CT/2 हो जाएगा। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें हमने लगा दिया 20 सेकेंड, ये है 20 माइक्रो सेकेंड है, तो ये 3 × 10⁸ और 20 × 10⁻⁻6 अपॉन 2। तो सॉल्व हो गया 3000 मीटर। तो 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर दूर हमारा टारगेट है, 3 किलोमीटर दूर। उसके बाद आता है कि इन रडार डिस्प्ले PPI स्टैंड्स फॉर, रडार के डिस्प्ले में एक चीज़ होती है PPI, तो वो हमारा प्लान पोजीशन इंडिकेटर को शो करता है। तो PPI स्टैंड्स फॉर प्लान पोजीशन इंडिकेटर। फिर एक अच्छा क्वेश्चन है कि रडार सिस्टम में रैट रेस एक टर्म है, उसको हम किस चीज़ से जोड़ के देखते हैं या किस चीज़ में वो टर्म इस्तेमाल होता है। तो रैट रेस हमारा डुप्लेक्सर में इस्तेमाल होता है। ये जो टर्म है रैट रेस और भी जगह यूज़ होता है। तो रडार की अगर बात करें तो रैट रेस हमारा डुप्लेक्सर में यूज़ होता है। फिर बात आती है कि डुप्लेक्सर इज मेड ऑफ, डुप्लेक्सर किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो उसमें दोनों रिसीवर फिल्टर भी होता है और मतलब दोनों ही चीज़ होंगी। तो वो एक ही समय पे एट अ सिंगल टाइम वो दोनों काम कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, तभी उसको डुप्लेक्सर कहते हैं। तो डुप्लेक्सर हमारा दोनों चीज़ से मिलकर बना है। फिर 160 देखते हैं कि डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। तो डॉपलर इफेक्ट हमारा किसके लिए एप्लीकेबल है, वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो साउंड और लाइट वेव दोनों के लिए एप्लीकेबल है हमारा डॉपलर इफेक्ट, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 159 कि चूज़ अ करेक्ट टर्म विद द रेफरेंस टू कोनिकल स्कैन रडार। तो कोनिकल स्कैन रडार से रिलेटेड टर्म हमें सही रेफरेंस टर्म बताना है। द बीम इज रोटेटेड कंटिन्यूसली। तो कोनिकल स्कैन रडार में जैसे कोन होता है, कोन कैसे बनता है, आपने ये चीज़ ली और इसको ऐसे घुमा दिया पूरा 4 डिग्री, ओके, तो इसने कोन बना दिया, ओके। तो इसी तरीके से क्या है कि उसको कंटिन्यूसली हमें रोटेट करना है, तभी हमारा वो होगा। तो बीम को कंटिन्यूसली रोटेट करना है, तभी वो कोनिकल स्कैन रडार की तरह काम करेगा। या उससे मिलता जुलता वर्ड है ये, ठीक, कंटिन्यूसली करना है तभी वो क्या होगा। अगर आपने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तभी तो एक सर्किल बनेगा। उसको ऐसा थोड़ी है कि एक बार आधा मूव किया या कुछ एंगल पे मूव किया, कंटिन्यूसली मूव करना है। तो कोनिकल स्कैन रडार मतलब कंटिन्यूसली मूविंग। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है ग्लिंट एज यूज इन रडार इंजीनियरिंग मीन्स। ग्लिंट का क्या मतलब होता है, तो टारगेट फेज फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो उसका मतलब होता है ग्लिंट। उसको एक वर्ड दे दिया गया, टारगेट फेज फ्लक्चुएशंस को हमने एक वर्ड दिया है ग्लिंट। उसके बाद चलते हैं लास्ट में, कुछ और हैं लास्ट। पहले 164 देखते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ अ पल्स रडार कैन बी इम्प्रूव बाई।
तो यहाँ पे जिक्र किसका हो रहा है, पल्स रडार का, पल्स रडार का। तो यहाँ पे पल्स आ गया तो पल्स विद, या पल्स आएगी तो उसकी विद भी होगी पल्स विद। तो पल्स विद से रिलेशन है हमारा रेजोल्यूशन का, वो भी इन्वर्स रिलेशन। तो रिजोल्यूशन को अगर इम्प्रूव करना है तो पल्स विद को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब हम पल्स विड को डिक्रीज करेंगे तभी हमारा रेजोल्यूशन अच्छा हो सकता है। फिर बात करते हैं 163 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस। हाफ डुप्लेक्स क्या है, देखो डुप्लेक्सर होता है, हाफ डुप्लेक्सर होता है, और हमारा एक होता है सिम्प्लेक्सर टाइप का, मतलब जो एक ही उसमें डायरेक्शन में कर सकते हैं, मतलब वो या तो एज अ रिसीवर काम करेगा या तो एज अ ट्रांसमीटर, केवल एक ही तरह काम करेगा। हाफ डुप्लेक्सर क्या होता है कि वो थोड़ा एडवांस होता है, वो हमारा एज ए ट्रांसमीटर भी काम करता है, एज ए रिसीवर भी, बट एट अ टाइम एक ही करता है। ये डिफरेंस है। मतलब क्या है कि आपका ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है या तो रिसीवर की तरह काम कर रहा है, और जो डुप्लेक्सर होता है या फुल डुप्लेक्सर बोलें तो वो हमारा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की तरह काम करेगा, मतलब वो एक ही टाइम पे दोनों की तरह काम करता है। तो जो वॉकी टॉकी होते हैं, अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो उस पर बटन दबाते हैं, फिर एक तरह से इंसान बोलता है तो वो केवल उस समय बोल रहा होता है, वो रिसीव नहीं करता। तो जब आप बोलते हो तो सामने वाला नहीं सुन सकता, जब सामने वाला बोलता तो आप जब आप बोलते हो तो सामने वाला बोल नहीं सकता, और जब आप सामने वाला बोलता है तो आप बोल नहीं सकते। तो वॉकी टॉकी एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखते हैं 163 हो गया, 4 हो गया, अब बचा 161 और 162। पहले 162 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो हमारा सही नहीं है वो हमको बताना है। ओके, तो अ हाई PRF पल्स डॉपलर रडार, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, या तो ये बोलना चाह रहे हैं कि पल्स डॉपलर रडार की जो PRF होती है, पल्स रिपीटिशन फ्रिक्वेंसी होती है, वो हाई होती है, तो ये ठीक है। उसके बाद सी में क्या है कि अ हाई PRF पल्स डॉपलर रडार प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टारगेट्स रेडियल वेलोसिटी, तो ये ठीक है कि जितना PRF अच्छा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद होगा एन MTI रडार हैज़ मैनी डॉपलर एम्बिग्यूटीज, ये भी ठीक है कि MTI रडार के पास ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अ हाई PRF पल्स रडार हैज़ नो रेंज, ठीक है, एम्बिग्यूटीज मतलब रेंज में उसकी कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो ये हमारा गलत हो गया। ओके, बाकी सारे सही हैं, ये गलत है कि एक हाई PRF, भले ही वो हाई PRF का है पल्स डॉपलर रडार, ठीक है, पल्स रिपीटिशन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी रेंज के एम्बिग्यूटीज ना हो, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद आते हैं लास्ट पे, हमारा है 161, यहाँ पे पल्स रडार की बात हो रही है। द पीक रडार ट्रांसमीटर पावर इज इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 81, जो पीक रडार पावर है, ट्रांसमीटर पावर है, उसको 81 से हमने बढ़ा दिया। कीपिंग ऑल द अदर रडार पैरामीटर्स अनचेंज, द मैक्सिमम रेंज कैपेबिलिटी ऑफ द रडार इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ, मतलब कुल मिला के हमारा वही है कि पावर और रेंज के बीच में रिलेशन क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। तो पावर और रेंज के बीच में रिलेशन यहाँ पे हमारा पल्स डॉपलर रडार में जो पावर है वो हमारा रेंज के, मतलब रेंज हमारा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेंज के स्क्वायर के। ओके, और ये फॉर्मूला होता है हमारा जो SU होता है वो PS/4πR1² के इक्वल होता है। तो ये रेंज है, तो ये हमारा इसी से निकल के आ गया, R1 रेंज है हमारी, PS ट्रांसमिटेड पावर है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेंज के स्क्वायर के। तो अगर वो 81 टाइम बढ़ा है, हम क्या बोल सकते हैं कि रेंज हमारा किसके, जो रेंज है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ पावर के। तो अगर ये 81 टाइम बढ़ा है तो हमारा रेंज 9 टाइम्स बढ़ा है, तो बस इतना होगा, ठीक है, 9 टाइम्स। बस यहाँ पर रिलेशन पता होना चाहिए कि जो पावर PS है हमारा रेंज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, फिर ये इसके रूट के हो जाएगा। तो अगर ये 81 टाइम, मान लो वो बोलते हैं कि रेंज को 9 गुना बढ़ाया है, तो पावर हमारा उसका स्क्वायर 81 टाइम्स बढ़ जाता।